बोला है कि मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्त आज की जो युवा पीढ़ी है उनको भ्रमित करने के लिए बहुत सारा रास्ता है। डैमेज कंट्रोल इसी को कहते हैं, जब नुकसान हो जाए कैसे डैमेज हुआ को कंट्रोल किया जाए। हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। कंट्रोवर्सी है नौजवानों को लेकर उनके मन में। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। ये तस्वीरें आप लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख रहे होंगे। हो सकता है आपने इसका लाइव टेलीकास्ट भी देखा हो। ये भी संभव है कि आपने टेलीविज़न पर इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें भी देखी होंगी। लेकिन जिस बात को लेकर के आज शेखर वार्ता में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बात थोड़ी सी अलग हट के है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और इनके साथ बैठे हुए इस बच्चे के बीच में संवाद हुआ है और इन दोनों के बीच जो संवाद हुआ उसमें उम्र का फासला करीब करीब 50 साल का है। 50, 55, 60 भी हो सकता है। मोहन भागवत बेबी बूमर्स जनरेशन के हैं, यानी 1946, इनका जन्म 1950 के आसपास का है जन्म तिथि। और ये जो बच्चा है ये जेनजी है, यानी हाल फिलहाल। इन दोनों के बीच जनरेशन एक्स है और मिलेनियल है, यानी हम में और आप में कोई भी जनरेशन एक्स का हो सकता है, मिलेनियल हो सकता है। यानी ये बच्चा जब बात कर रहा है मोहन भागवत से तो अपने पिता के बराबर व्यक्ति से, यानी अपने पर बाबा, अंग्रेजी में समझे तो ग्रेट ग्रैंडफादर से संवाद कर रहा है। ग्रेट ग्रैंडफादर से। ऐसा संवाद जेनरेशन एक्स तक तो सामान्य था, लेकिन उसके बाद मिलेनियल्स और फिर जेन जी और अल्फा के लिए यह किसी सपने जैसा है। वजह, परिवार एकल हो चुके हैं। आप खुद का ही परिवार देख लीजिए, आप अकेले रहते हैं। ज्यादातर परिवार ऐसे हैं, चाचा ताऊ बाबा दादी नहीं है। आप कहीं किसी शहर में कमाने के लिए गए हैं, आप हैं, आपकी बीवी बच्चा है, एक बच्चा दो बच्चा जो भी है, इससे आगे पीछे का उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। परिवार एकल हो गए हैं और समाज में इतना जबरदस्त जनरेशन गैप पैदा हुआ है जिसकी भरपाई सार्वजनिक मंचों से संभव हो जाए तो गनीमत मानिए। इस तरीके के संवाद सार्वजनिक रूप से हुए। एक बच्चा आज की तारीख में जो थोड़ा समझदार है वो अपने ग्रैंडफादर से अगर किसी चीज को समझ रहा है, ग्रेट ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर में नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर से, तो आप ये कल्पना ही कीजिए कि कहां है ग्रेट ग्रैंडफादर और कहां है हम। और उसके बाद ये बच्चे हाफ पैंट से फुल पैंट में बदला संघ। पहले खाकी आधी नेकर पहन के जिन संघियों को देखा करते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले, वो अब फुल पैंट में आ गए। संघ भले ही पहले से ज्यादा व्यवहारिक होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता अपनी जगह पर कायम है और लोगों से उसका कनेक्ट बनाने का जो सिलसिला है, जो रणनीति है, वो अभी भी काम कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घर घर जाकर के एक समय अपने संगठन का विस्तार करता रहा है और ये कितना जबरदस्त कनेक्ट है, इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से साफ हो गया है कि मौजूदा पीढ़ी, यानी जो बच्चे जेन जी के अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर दिख रहे थे, उन्हीं में से कोई एक ये बच्चा अगर अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से संवाद करेगा तो किस तरीके का होगा या क्या होना चाहिए, वो यहां पर दिखता है। मोहन भागवत ने कहा कि यदि जेन जी आंदोलन कर रही है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी है। यह मोहन भागवत कह रहे हैं। नई पीढ़ी अपने ही समाज और राष्ट्र का हिस्सा है, उन्हें अपने मानकर समझने की आवश्यकता है।
सार्थक संवाद के लिए अपनत्व का संबंध होना चाहिए। जब संवाद अपनत्व के साथ होता है तभी एक दूसरे की बात को सही ढंग से समझा जा सकता है। आज की जेन जी और जेन अल्फा हमारी पीढ़ी की तुलना में, यानी जो मिलेनियल्स हैं, जो एक्स हैं, या जो उससे पहले के बेबी बूमर्स, उनसे ईमानदार है। मतलब पिछली 3-4 पीढ़ियों से ये जेन जी ज्यादा ईमानदार है, ऐसा मोहन भागवत कह रहे हैं। यदि मुझे दोनों पीढ़ियों में किसी एक पर विश्वास करने के लिए कहा जाए तो मैं जेन जी पर विश्वास करूंगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने LGBTQIA की शादियों के बारे में भी अपना विचार रखा है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज अभी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन वो भी समाज का हिस्सा है। इसके लिए एक सिस्टम बनाना होगा ताकि आगे ऐसे संबंधों को मान्यता मिले और समाज इसे स्वीकार करे। अब सवाल उठता है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या जेन जी अब केंद्र में आ गया है? छात्र देशभक्त हैं तो फिर उन पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? यह भी ध्यान रखिएगा कि बचपन में हम जब गलती करते थे कुटाई खूब हुई है। अब ये जेन जी हैं, इसलिए इनको मारना है या नहीं मारना है, अगर कोई गलती करते हैं तो किस तरीके से इनको कौन सी बात समझ में आएगी, ये सारी चीजें यहां पर जुड़ती हैं। यह भी सवाल है कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने इस जेन जी के बच्चे के साथ में और भी तमाम जेन जी के तमाम युवाओं के साथ में अपना एक ओपन सेशन किया है, इससे क्या मोदी सरकार की भी बेचैनी बढ़ेगी? आगे जेन जी के आंदोलनों को क्या संघ समर्थन देगा? क्या LGBTQIA पर संघ का रुख नरम हुआ है? ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो महत्वपूर्ण बयान सुन लेते हैं जिसकी वजह से आज सुर्खियां बनी हैं। तो इंटरनेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. परम पूजनीय सरसंघ चालक जी एक प्रकार हिंदू समाज के अभिभावक है, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है। समाज में इस प्रकार कोई समस्या आती है, हमारे नए पीढ़ी अगर दूसरे रास्ता पे जा रहा है, गलत रास्ता में जा रहा है, उसको देखना, उनकी बात सुनना, उनको सुझाव देना, ये करते रहते हैं। अच्छी बात है कि बड़ा समस्या वो अपने हाथ में लिए हैं। मुझे लगता है इसका समाधान निकलेगा। और आज की जो युवा पीढ़ी है उनको भ्रमित करने के लिए बहुत सारा रास्ता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, विदेशी एजेंटों के माध्यम से। तो कभी कभी वो देश के खिलाफ खड़ा हो जाते हैं अनजाने में, मासूमियत के कारण। अब ये उन्हीं के आरएसएस के एक और दूसरे पदाधिकारी 2 दिन पहले कह रहे थे कि ये सब जो हैं उनके बारे में आप शब्द कह रहे थे, वो आज ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्टर हैं। तो इनको अपने आप तय करना पड़ेगा कि आरएसएस चीफ सही कह रहे हैं या उनके नीचे के पदाधिकारी जो हैं वो सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी है नौजवानों को लेके उनके मन में, और नौजवान 2014 में इनको लेके आया था कंधे बिठा के, और नौजवान इनको छोड़ के आएगा इस बार हर जगह से। उन्होंने सही कहा है और हर सरकार को सुननी चाहिए, और हमारी सरकार सुन भी रही है। आपको पता होगा कि जिस तरह से यहाँ पर जेन जी ने जब प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर में, उस समय 25-30 दिन तक उनकी बात सुनी ही नहीं गई थी केंद्र सरकार द्वारा, और उन्हें इग्नोर किया गया था। जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, जब छात्रों ने यहाँ पार्लियामेंट घेराव करने की कोशिश की, या जब विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा किया, उसके बाद यहाँ की सरकार ने सुनी। हमारे तमाम युवाओं को, छात्रों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। लाखों
युवकों को, छात्रों को दिल्ली स्थित जंतर मंतर में बैठना पड़ा, एक बहुत ही जायज मांगों को लेकर बहुत शांतमंद तरीके से नेतों हाथों, लेकिन उन पर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस बरसाए गए, हजारों छात्रों के पैर टूटे। आज की चर्चा में हमारे सामने दो हिस्से सीधे सीधे रहेंगे। एक तो जिस तरीके का संवाद हुआ है, यानी जो हमारी पारिवारिक विरासत या परंपराएं हैं, उसमें चाहे हम हो चाहे हमारे मेहमान हो, ये सभी अपने एक पूरी कुटुंब की श्रृंखला को लेकर के ही यहां तक पहुंचे हैं। इसके साथ साथ चूंकि ये राजनीतिक दल से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस राजनीतिक दल की स्थिति, परिस्थिति, विचारधारा, उन चीजों का भी समावेश होगा, और यही इस चर्चा की आज खूबसूरती भी होनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। संजय सिंह जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। शरद शरण जी हैं हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर रत्ना पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। दुर्गेश मिश्रा जी हैं हमारे साथ, आरएसएस के समर्थक हैं। अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ में, छात्र नेता हैं। और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जाहिर सी बात है कि मिलेनियल नहीं है, उसके आगे की जनरेशन के ही हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मैं सबसे पहले आज की चर्चा दुर्गेश जी आपसे ही शुरू करूंगा। एक समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत सारी शाखाएं अलग अलग पार्कों में सुबह और शाम देखने को मिलती थीं। अभी उन शाखाओं की संख्या कागज पर हो सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं दिखती। लगती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती हैं। संघ का यह कहना था कि अगर संघ को समझना है तो आप किसी भी शाखा में आइए, वहां पर खुले स्वरूप में शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रम दोनों होते हैं घंटे डेढ़ घंटे के अंदर। अब सवाल यह है कि एक्स और एक्स के बाद मिलेनियल वहां तक भी चल गया, लेकिन ये जेन जी ये आपसे कट ऑफ है। इस बात का एहसास मोहन भागवत संघ प्रमुख को सबसे पहले हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? संघ कहां चूका? अगर आप संघ के बारे में जानते होंगे, मुझे लगता है कि आप जानते हैं, क्योंकि शाखाओं वगैरह के बारे में आप बात करें तो आप ये जानते होंगे कि संघ में एक तंत्र होता है पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का। पूर्णकालिक मतलब जो अपना पूरा जीवन देते हैं, परिवार छोड़ते हैं, विवाह नहीं करते हैं, गृहस्थी में नहीं रहते हैं, वो पूरा जीवन संघ को, राष्ट्र को, समाज को दे देते हैं। तो ये जो जीवन देते हैं बच्चे, ये कोई 60 साल के बूढ़े लोग नहीं आते हैं। ये जो आते हैं 16 साल के, 15 साल के लड़के आते हैं विस्तारक के रूप में। पढ़ते समय विद्यार्थी विस्तारक होते हैं। और क्या आपको कहीं ऐसा सुनने में आया कि संघ के पास विस्तारकों की कमी हो गई, संघ को विस्तारक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं? बल्कि और बच्चे अब आगे आ रहे हैं। पहले सच में ढूंढने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो विस्तारकों की कोई कमी नहीं है, और आगे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की भी कोई कमी। जहां तक शाखाओं में कमी होने की बात है, तो हो सकता है कहीं ऐसा आपने देखा हो। मैं तो जिस क्षेत्र में रहता हूं, कोई राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति नहीं कि मैं पूरे देश को ऑब्जर्व करता हूं, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां शाखाओं में ना तो शाखाओं की कमी है, ना शाखा में कार्यकर्ताओं की कमी है। अगर आपको लगता है कि शाखाओं के कार्यकर्ताओं की कमी, तो अभी जो राम मंदिर का समर्पण का अभियान चला था, तो उसमें जितना लक्ष्य रखा गया था राम मंदिर के लिए समर्पण का, उससे 2-3 गुना धन एकत्र हुआ था। आपको लगता है ये 60-70 साल के बूढ़े लोग जाके समर्पण दे रहे थे, समर्पण के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे थे? अगर जेन जी हमारे साथ नहीं है और हम जेन जी को नहीं समझ रहे, जेन जी हमको नहीं समझ रही, तो आपको कैसे लगता है कि ये हर राज्यों में जो चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है भाजपा का, संघ का नहीं? लेकिन विचारधारा का तो सोर्स ऑफ जो है थिंकिंग, वो तो संघ ही है ना। तो ये आपको लगता है कि 60-70 साल के, 80 साल के बूढ़े लोग हर राज्यों में सरकारें बनवा रहे हैं, और जो नए नए ये प्रकल्प संघ के चालू हो रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन और ये सब, क्या आपको लगता है कि बूढ़े लोग कर रहे हैं? अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं, हमारे पास मानव संसाधन नहीं है, तो हमारा काम कैसे बढ़ रहा है? कभी है ना, कभी थे अकेले हुए, आज इतने नहीं जब डरे तो भला आप डरेंगे। तो आज तो बहुत है और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आपको लगता है कि ये सब रिटायर्ड लोग आके संख्या बढ़ा रहे हैं क्या? अगर किसी
संगठन में किसी परिवार में नई जनरेशन नहीं आएगी, नई नस्ल नहीं आएगी, तो ना वो बूढ़े वृद्धों के सहारे वो परिवार ना चलेगा, ना वो देश चलेगा, ना वो संगठन चलेगा। ठीक है दुर्गेश जी, तो इसका आपने मतलब ये कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, और वो ठीक सब है। बहुत कम ऐसे यार आपने अपनी बात रखी है, तो आपको एक आध बूढ़ा आदमी मिलेगा, बाकी सब आपको मैंने इसकी बात ही नहीं की। मैंने अब अगर आप आपसे, बच्चों को चेंजी ठीक नहीं है दुर्गेश जी, अब मानते, मेरी ये बात भी- समझें, आप चर्चा आगे बढ़ने दीजिए। ये चर्चा है, अब चर्चा भी नहीं है, वार्ता है। यहां हमारे जितने ज्यादातर पैनलिस्ट हैं वो बात कहते भी हैं और थोड़ा सा मादा रख करके सुनते भी हैं। मैंने आपसे बुजुर्ग, प्रचारक, विस्तारक इसके बारे में पूछा ही नहीं था। मैंने जो सवाल किया था वो संघ की शाखा से रिलेटेड था। संघ की शाखा में शारीरिक और बौद्धिक के जरिए शाखा की टेक्निकल लैंग्वेज से चालू किया, तो जब आपने शाखा की लैंग्वेज से चालू किया तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी होगी, तो फिर मैंने और थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज आपको बता दी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संघ इतना अधीर अधैर्य रखने वाला कभी नहीं होता। आप मेरी बात को सुने पूरी पहले। तरीके से बात करें कि आप संघ से अनभिज्ञ हैं, या तो आप इस तरीके से बात करें कि आप संघ, अगर आप संघ को जानते हैं तो फिर संघ की भाषा में ही आपको जवाब देता हूं मैं। ठीक है, आपने जो बात कही है उसमें 2 पॉइंट हैं, इन दोनों बातों को आप पकड़ के रखिएगा। अभी आगे चर्चा बढ़ाते हैं, तब आपके पास आएंगे। एक तो आपने कहा है कि जितना चंदा जमा हुआ, सरकार बनाने में जो योगदान रहा, इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो भूमिका रही, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जेनजी, दुर्गेश मिश्रा जी, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। आप मोहन भागवत को फिर से सुनिएगा। आप बता दें क्या है ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो क्या है? आप समझे नहीं। अब आप सुनिए, अब आप आगे अगले प्रवक्ता की बात सुनिए। मैं शरद शरण जी के पास चलता हूं, समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं। अब आप सुनिए कि आप किस जगह पे चूक रहे हैं। सवाल साधारण नहीं होता। अभी संजय जी के पास जाएंगे, वो भी संघ के और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। आप उनसे भी सुनिएगा, समझिए कि क्या मसला क्या है। शरण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ठीक है, किसी भाजपाई का ही बेटा, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आपको कुछ ऐसा करता हुआ दिखता है जिसमें आप बड़े होने के नाते अगर उसको टोकना चाहें तो क्या टोक पाएंगे? फर्ज कीजिए कि संजय जी का या रत्ना जी का, या मतलब आप दोनों का तो गठबंधन है, सपा और कांग्रेस का, तो आपको नहीं लेंगे, संजय जी को ही लेते हैं। संजय जी के परिवार का कोई ऐसा बच्चा जिसको आप जानते हैं, वो सपा कार्यालय के बाहर है, आप वहां से निकले, आपने देखा कि कुछ ऐसा कर रहा है वो जिस पे आपको उसको टोकना चाहिए, आप क्या करेंगे? जी, आपको सभी पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। उसे टोकेंगे, उसको सुधार। ये देश इतना बड़ा है, हर क्षेत्र के अपने मूल्य और अपने संस्कार हैं, और इस देश में जितनी वृहत्ता है वही उसकी खूबसूरती है और वही उसकी एकता का कारण है। और ऐसा देश पूरी दुनिया में अकेला देश है ये इस तरह का। इसलिए हमारे मूल्यों की तुलना तो किसी देश से नहीं हो सकती। अब आप उदाहरण ले लीजिए, संजय जी भाजपा के हैं, हम सपा के हैं, और दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। ये खूबसूरती सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलेगी आपको, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। जो डांटने की बात रही उस पे मैं जरूर कहना चाहूंगा, हम लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि 2 पीढ़ियों की तुलना करते हैं। मेरा मानना है कि हर पीढ़ी अलग है, हर पीढ़ी के संस्कार अलग हैं, हर पीढ़ी के मूल्य अलग हैं, और यहां तक कि हर परिवार के संस्कार और मूल्य एक ही समय और कालखंड में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जिस माहौल में मैं पला हूं, 12 साल, 14 साल, 11 साल के बच्चे से भी घर के हर फैसले में डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर के टाइम पे राय मशविरा होता था। मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे कभी निर्देश मेरे परिवार में मिला हो। मुझे ये जरूर याद है कि मेरा स्कूल बैग या वाटर बॉटल भी लेनी है तो कौन सी अच्छी है, खराब है, उसका शॉर्ट एनालिसिस डाइनिंग टेबल पे होता था, फिर हम खरीदते थे। ऐसे परिवार भी इस देश में, और इसी देश में ऐसे भी परिवार हैं जहां 35 साल के बच्चे को बुजुर्ग बच्चा ही बोलते हैं और बोलते हैं लल्ला अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी जो हम कह रहे हैं वो करो। तो किसी एक सांचे में ढालना बहुत इस देश को मुश्किल है। अब मैं आज के विषय पे जरूर कुछ ना कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल शेखर जी, हर परिवार के, जैसा मैंने कहा, मूल्य संस्कार अलग है। हमारे परिवारों में संघ के विषय में 2 बातें विशेष तौर से बचपन से बताई गई हैं। पहला, संघ में सर संघ चालक सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण बनेगा,
कोई ब्राह्मण भी नहीं बन सकता, पिछड़ा और दलित तो छोड़ दीजिए। ये हमारे घरों में बताया गया। अगर संघ गलत साबित कर दे भविष्य में तो दूसरी बात। दूसरा, हमें यह बताया गया कि भीष्म पितामह के पर्यायवाची हैं ये सारे। एक ही टाइम पे जो बोलेंगे वो 1 घंटे में पलट जाएंगे, और जो बोल भी रहे होंगे तो 4 लोग अलग अलग बोलेंगे, एक इधर की टीम से, एक उधर की टीम से, एक रेफरी की तरफ से, एक दर्शक की तरफ से, और जो बात सच होने को होगी उसके लिए सब उसी तरफ खड़े हो जाएंगे कि हम तो इनके साथ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब सर संचालक जेन जी से बात कर रहे हैं तो वो किस हैसियत से बात कर रहे हैं ये समझना मुश्किल हो रहा है। दिलीप जोशी जी बोल रहे हैं कि वो हिंदुओं के पुरखे हैं, हिंदुओं के गार्जियन हैं। कैसे हैं? मेरे तो नहीं है, मैं तो हिंदू, मेरे नहीं है। हाँ, इतना जरूर सुना है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनैतिक प्रकोष्ठ है। तो संघ तो खुद रजिस्टर्ड नहीं है, या संविधान मानते नहीं होंगे इसलिए रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। लेकिन अगर वो हैं तो जो कंगना रनावत जी ने बोला है और जो 24 घंटे पहले अतुल लिमय जी ने आतंकवादी जैन जी को बोला है, और जो गृह मंत्री के विभाग ने लाठियां चलाई हैं, और जो 15 दिन से मोदी जी संसद में नहीं आ रहे हैं, इनमें से ना किसी को कोई निर्देश दिया उन्होंने, ना किसी को कोई सजा दी, और निवेदन भी नहीं किया कि मोदी जी को और गृह मंत्री जी को संसद में जाके संवाद स्थापित करना चाहिए। सिर्फ जैन जी की बातें सुनना, अपनी बातें बोलना और तालियां बजा के घर चले जाना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नानी अम्मा बच्चे को सुलाने के लिए कहानी सुनाती थी और बच्चा सो जाता था और नानी अम्मा कहानी समाप्त कर देती थी। हमको नानी अम्मा नहीं चाहिए, जैन जी को जवाब चाहिए, संवाद चाहिए, कार्रवाई चाहिए। अगर वो पुरखे हैं संघ परिवार के और भाजपा अगर राजनीतिक प्रकोष्ठ है तो हमें जवाब चाहिए कि इस संवाद के बाद वो कर क्या रहे हैं। हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ठीक है जी, मेरे ख्याल से शरद जी ने जो भी पॉइंट्स रखे हैं, जब मैं संजय जी के पास जाऊंगा तो उन चीजों का जवाब आएगा। रत्ना जी, मैं आपसे भी यही चीज समझना चाहूंगा कि जिस तरीके का संवाद हुआ, राहुल गांधी भी कई जगहों पर जाते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं, अलग अलग लीडर्स हैं, अखिलेश यादव कई बार युवाओं के बीच में जाते हैं। संघ प्रमुख अगर जेन जी के साथ में बातचीत करते हैं तो इसमें इसको किस तरीके से देख रही है कांग्रेस? अनम्यूट कर दीजिए माइक। आप सभी को नमस्कार। संघ प्रमुख किसी से भी बात करें हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखा जा रहा है कि वो जेन जी से बात कर रहे हैं। चलिए, वो अपने आप को उम्रदराज समझते हैं, लेकिन कहना तो ये होगा बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। बच्चों पे पैलेट गन चल रही थी, कहां थे मोहन भागवत जी? इसी देश में थे शायद। अब मैं बात करूंगी, वैसे तो उन्हें कोई अधिकृत पद ना है ना पहचान है उनकी, क्योंकि वो गैर कानूनी संस्था के संचालक अपने आप को कहते हैं, तो वो स्वयं भी गैर कानूनी हुए। खैर, बात करी तो मैं ये कहूंगी कि संवाद के बाद समाधान क्या है? पेपर लीक कैसे रुकेगा? नो रोड मैप फ्रॉम मोहन भागवत। बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? नो रोड मैप फ्रॉम मोहन भागवत। 52 साल तिरंगा क्यों नहीं फहराया? नो क्लियर कट रिप्लाई फ्रॉम मोहन भागवत। क्या हो रहा था ये? आपने सिर्फ एक बात बहुत अच्छी की, आंदोलन को लोकतांत्रिक मान लिया। आशा करती हूं मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी आगे से किसान हो, महिला हो, बेरोजगार हो, देश का कोई भी वर्ग जब आंदोलन करेगा तो उसे खालिस्तानी या आंदोलन जीवी, प्रचार जीवी इत्यादि इत्यादि ना कह के उसको लोकतांत्रिक कहेंगे, जो संविधान कहता है। इसके बाद अभी आपने पूछा कि जेन जी, जैसे कि ये संघ वालों ने कहा जेन जी ह्यूमन रिसोर्स है। जेन जी भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है जनसंख्या में जब काम करने वाली जनसंख्या आश्रितों की जनसंख्या से अधिक होती है तो उसे लाभांश कहते हैं। 70 साल में भारत में यह अवसर आया है, जबकि 29% जनसंख्या हमारी, हम विश्व के सबसे जवान देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है मेरे पास। उसे क्या दिया मोहन भागवत जी ने और क्या दिया पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने? शिक्षा पे संवाद था तो शिक्षा क्षेत्र में सीधे 4 फैक्टर होने चाहिए: रोजगार, पेपर लीक,
शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की गारंटी। एक एक पे बात करती हूँ। रोजगार की बात करेंगे तो 6.8% बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। पेपर लीक की बात करती हूँ, पिछले 12 साल में 116 पेपर लीक हुए हैं, 8 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करती हूं तो जैन अल्फा भी इसलिए सड़कों पर है कि पंखे नहीं है, बेंच नहीं है, यहां तक कि शिक्षक भी नहीं है। एक कमरे में कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को बिठाकर एक शिक्षक पढ़ा रहा है। जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी, और चूंकि नरेंद्र मोदी को कवर देने के लिए भागवत जी आगे आए तो आज से मोहन भागवत जी भी जिम्मेदार माने जाएंगे इसके लिए। मिड डे मील में मेरे बच्चों को कीड़े का खाना दिया जा रहा है, भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी गठबंधन में जिम्मेदार है। कल दिखाया गया यूपी में पानी जैसी सब्जी और सड़ी हुई जली हुई रोटी खिलाई जा रही। तो इन सारी दुर्व्यवस्थाओं के लिए ये पूरे संघ और बीजेपी अच्छा हुआ आगे आ गए, कवर शेडो देने आ गए, बहुत अच्छा किया। भविष्य की गारंटी कहां है? चौथा और सबसे मजबूत शिक्षा का उद्देश्य, भविष्य की गारंटी तो है ही नहीं। आप कह रहे हैं आप चुनाव जीतते हैं मेरे बच्चों को, आपने उन्हें सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता समझ लिया, या ये समझ लिया कि तलवारबाजी करते हैं और मस्जिद के सामने नाचते हैं तो हिंदुत्व के प्रबल समर्थक हैं, बस ये करने के लिए मेरे नौजवान हैं। बेहद शर्म आनी चाहिए संघ को और संघ के प्रवक्ता बनके जिन्होंने अभी ये कहा कि चुनाव जीतते हैं नौजवानों के बल पे। शर्म कीजिए, उसके लिए कार्यकर्ता बनाइए, उसके लिए मेरे देश के नौजवानों को राह से भ्रमित मत कीजिए, उनके भविष्य को मत खा जाइए। जो आप लगातार से रहे, शांति से सुनिए, आपको सुना गया था, आपको सुना गया था, मर्यादा बनाए रखिए, मर्यादा बना के रखिए, आप आतंकवादी नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास, आपकी बारी आएगी, ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। संघ में जनजी क्यों आकर्षित नहीं होगा? 4 मजबूत बातें हैं, क्योंकि संघ की पूरी विचारधारा पितृसत्ता पर निर्भर करती है। संघ की पूरी विचारधारा रूढ़िवादी है, कट्टर है, सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे तो होगा। क्यों? और आज जरूरत होगी तो शंकर जी का कावड़ भी हम ही उठाएंगे। ये कट्टरता है। आप गाजियाबाद में परसों एक लड़की और उसकी मदर को तथाकथित हिंदूवादी संघियों ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो लड़की ने गाय खरीदी थी घर में गोपालन के लिए, इन्हें ये लगने लगा कि ये गाय को काटेंगे। चलिए ठीक है रत्ना जी, मेरे ख्याल से आपने भी अपने पॉइंट्स रख दिए हैं, अब ठीक है, हो गया। दुर्गेश जी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, अभी भैया ऐसे तो ना उनकी बात समझ में आएगी ना आपकी। रत्ना जी ठीक है, मैं संजय जी के पास चलूंगा, रुक जाओ भैया, बीजेपी के हैं वो, उनको भी बात कहने दीजिए, एक राउंड हो जाने दीजिए, फिर आप लोग आपस में जितना भी आपको गुफ्तगू करनी है आराम से कीजिएगा। संजय जी, मेरे ख्याल से जो एलिगेशन सपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से आए हैं और जो बात दुर्गेश जी ने कही, उन चीजों पर जिस तरीके की मेरी टिप्पणी थी, मेरे ख्याल से आपने सारे पॉइंट्स नोट ही कर लिए होंगे। आप एक एक करके उसका जवाब दे दें और अपनी बात ओपनिंग कमेंट की रख दें। शेखर जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और सबसे पहले मैं डॉक्टर रत्ना पांडे जी को फिर एक बार उनको बधाई देना चाहती हूँ। उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत हाई है, और मैं पहले भी एक डिबेट में कह चुका हूँ कि रत्ना पांडे जी जैसी अगर नेत्री कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होती तो कांग्रेस का उद्धार हो गया होता। खैर, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। आजकल एक बड़ा डिस्कोर्स चल रहा है आनंद जी, शेखर जी, कि संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक बार मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो सेकुलर लॉबी है इस देश की, जो इनके मेंटर हैं, पता नहीं कानून के विषय में जान लेते हैं। सुनिए, अरे भाई दुर्गेश जी, मिश्रा जी शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। इनके जो मेंटर हैं, जो इनके आका है, जो इनकी पॉलिटिक्स चलाते हैं, जो गॉडफादर है इनके, देवबंद वाले, क्या उनका रजिस्ट्रेशन है? 1867 में बना था देवबंद, और उसकी तमाम शाखाएं हैं। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जमाती संगठन है। 10 से ज्यादा देशों में। बोलिएगा नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अब मैंने रत्ना जी उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है रत्ना जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, अभी तो शुरू हुए हैं। लगी तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप मुझे अगर हो तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, रोजगार की बात शेखर जी, अभी बात हो रही थी कि साहब क्या कहते हैं, संपदा है और ना जाने क्या क्या है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट मैं याद दिलाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने काफी अभी कुछ साल पहले युवाओं से कहा था कि आप राजनीति ज्वाइन करिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप राजनीति ज्वाइन करिए, हम आपको रोजगार देंगे। तो राहुल गांधी के कहने पे कितने युवा जुड़े? रत्ना जी इसका जवाब दीजिएगा मुझे आप।
कितनों को आपने रोजगार दिया। आप स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही थी, चलिए हम बहुत नालायक हैं, ठीक है। आपने हिमाचल में क्या किया है, केरल में क्या किया है, तेलंगाना में क्या किया है, या जहां आपकी सरकारी थी क्या हुआ, वहां क्या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, जरा वो भी बता दीजिए आप। देखिए 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 सुनिए, अरे आप फिर देखिए टोकिए नहीं मुझे। अरे रत्ना जी अपनी बारी पे आप जवाब दे दीजिएगा, मुझे बोलने लगती है, उनको भी कॉन्फिडेंस है कि आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। देखिए शेखर जी, अगर पूज्य मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, पूज्य मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए इस देश में हिंदुओं की आवाज उठाने वाला कौन सा संगठन है। यहां तो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का काम चल रहा है ना। आपको मैं बता दूं 2022 में अमेरिका की 50 यूनिवर्सिटियों में, जब क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत आगे बढ़ने लगा और जिस तरह से मोदी जी साथ में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, बेचैनी होने लगी। 50 यूएस की यूनिवर्सिटी जिसमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ना जाए बर्कले जैसी 50 यूनिवर्सिटी में एक एजेंडा तय किया गया, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। तो जो जेनजी का आंदोलन है ना शेखर जी, निश्चित रूप से उसमें छात्र थे, लेकिन उसमें जो नारे लगे भगवान राम को लेके, सीता को लेके, और जो अपशब्द बोले गए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय संस्कृति में माँ बहन की गाली नहीं थी और ना थी, क्योंकि यहाँ माँ और बहन जो है अरे भाई रत्ना जी क्यों बेचैन हो जाती हैं आप भाई, बोलने दीजिए ना। आप फालतू की बात क्यों करते हैं चैनल पे बैठ के? यहाँ माँ बहन की गाली नहीं देने की संस्कृति है, यहाँ गार्गी मैत्री, यहाँ संवाद हमेशा खुला रहा है। तभी हमारे प्रधानमंत्री जी आए, मोहन भागवत जी ने बोला है, यहाँ शास्त्रार्थ हम आलोचना स्वीकार करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, ये ब्राह्मणिक संस्कृति नहीं है। अरे रत्ना जी फिर आप बेचैन हो गई हैं, फिर छटपटा रही हैं आप पे इटली का बहुत बड़ा असर आ गया है। इतनी चाटुकारिता ठीक नहीं होती। अब दरबारगिरी मत करिए आप यहाँ बैठ के, ये टीवी चैनल है, आप जज के पहिए। मेरा ये कहना है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसके मूल्यों की संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भाई आपका तो इटली का परिवार डिसमेंटलिंग हिंदुत्व में लगा है, उसने तो भगवा हिंदुत्व आतंकवाद को नैरेटिव जन्म दिया था, तो आपसे हम क्या अपेक्षा करें। चलिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने आ जाओ। ठीक है, मेरे ख्याल से रत्ना जी आपने भी अपनी बात कही दी है, और संजय जी ये बीच में टोकने वाली जो प्रक्रिया है इससे बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है संजय जी, आपने अपनी बात रख दी है, आप अपने पॉइंट पे आप अपना पॉइंट रख दीजिए। रत्ना मतलब व्यक्तिगत मत जाइए, आप अपनी बात रख दीजिए, मैं आगे बढ़ाऊं फिर चर्चा को। नहीं, मैं व्यक्तिगत हो ही नहीं रहा हूं, मैं व्यक्तिगत हो ही नहीं रहा हूं। तो जेनजी की जहां बात आ रही है शेखर जी, हाँ। यहां तो जेनजी जो युवा है, मेरा भी बेटा बड़ा हो गया है, मैं जो जनरेशन का अंतर है मैं ये बताना चाहता हूं। मेरी उम्र 60+ है शेखर जी, ठीक है। मेरे पिताजी बहुत डांटते थे, पिटाई करते थे। जब मेरा बेटा हुआ तो पिताजी ने कहा बेटा इसको डांटना पीटना नहीं, तो ठीक है। तो देखिए ये आता है अंतर जनरेशन में, ठीक है, होता है जनरेशन का गैप। ठीक है, हमने इस चीज को भी समझ लिया। एक मिनट रत्ना जी 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। अब हमारे साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जल्दी से कह दीजिए साहब। और कहना चाहता हूं, जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है शेखर जी, सवाल करती है। अब उसकी इंटेलिजेंस हम लोग भी परखते हैं, समझते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ में है, छात्र नेता हैं हालांकि वो। अभिषेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना, मेरी आवाज आ रही है अभिषेक आपको? जी आपने कांग्रेस, ठीक है संजय जी अब सुनिए इस बच्चे को सुनते हैं, इसने इतनी देर में क्या समझा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस चर्चा में हर पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी है, संघ की तरफ से दुर्गेश जी ने रखी है। इस चर्चा में एक छात्र ने क्या समझा? ये जो हम लोग 4-5 लोग बात कर रहे थे, आपने क्या पकड़ा इसमें, क्या पाया, क्या नहीं समझे? जी आप सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहली बात मैं करता हूं कि जेन जी से आरएसएस इतनी डर क्यों गई। दूसरी बात, ये जो जंतर मंतर पे हुआ, दहशतगर्दों की बी टीम जेन जी से आरएसएस क्यों बात करना चाहता है।
AK-47 चलाने वाले लोग अब किस मुंह से बात करना चाहते हैं? क्या संघ के लिए अंधभक्त की कमी हो गई, इसलिए मोहन भागवत जी उनसे बात करना चाहते हैं? जैन जी और अल्फा ने हिला दिया है आरएसएस के जमीन को। आप देखिए, तमाम ये जो छात्र हितैषी की बात कर रहे हैं ये लोग, तमाम उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति देख लीजिए। एक भी जैन जी और अल्फा पे बात करने वाले लोग कभी छात्र संघ चुनाव की बात किए? जो छात्र अपने अधिकारों की और हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ना जानता है, वहां से एक गरीब किसान परिवार का नौजवान का बच्चा जो ट्रेन से न जाने बोगियों में लटक कर आता है, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करता है, जेब में 100 रुपए भी नहीं होते, उसके बावजूद भी ट्रेन की सीटों पे जमीन पर लेट के आता है। क्या कभी दर्द इन आरएसएस और संघ के लोगों ने कभी उन पर कोई आवाज उठाई? लेकिन आप देखिए, आप ये लोग क्यों बात करना चाहते हैं? जंतर मंतर में 15 से 20 दिन से ज्यादा युवा जब बैठे रहे, तब आरएसएस के लोग कहां थे? तब ये लोग बयान देते थे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अच्छा, ठीक है, आप प्रदेश ठीक है, आप एक चीज, ठीक है अभिषेक, आपने करना चाहता हूं। वो सुनिए, अब आप मेरी भी सुनिए भैया, सुनना भी पड़ेगा। हमारी चर्चा में एक दिक्कत ये भी है, आप ना सुने वो अलग बात है, यहां सुनना पड़ेगा। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से आप कर क्या रहे हैं वैसे? पीएचडी कर रहा हूं। पीएचडी कर रहे हैं, और कितना समय आपने अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में दिया है इंटर के बाद? यूजी पीजी लेके करीबन 10 साल। 10 साल से लखनऊ यूनिवर्सिटी में है? यूजी पीजी जी हाँ, 10 साल से लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। और पीएचडी किस विषय में कर रहे हैं आप? क्या कर, मतलब पीएचडी में विषय क्या है आपका? शिक्षा शास्त्र संघ का है। टॉपिक क्या है जी? टीचर एजुकेशन, सेल्फ एफिकेसी। ठीक, अब ये बताएं आप, बीएड कॉलेज के शिक्षक। ठीक है, ये आपने जितनी बातें अभी कही हैं, तो इससे इतर, चूंकि आप छात्र ही हैं, पिछले 10 साल से आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं, लगातार आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी चीज आपसे समझना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में जब आप देखते हैं, तो उससे पहले की जो सरकारें रही हैं, क्या उनके साथ में भी आपका अनुभव कैसा रहा है, या आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने कोई चर्चा की? मतलब सपा हो या कांग्रेस हो, या यही सरकार आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा दिक्कत दे रही है? देखिए, मैंने पूर्ववर्ती सरकारों को भी देखा है। छात्र संघ जैसे मुद्दों पे छात्र कभी पीड़ित नहीं रहा है। वर्तमान समय की स्थिति आपको बता दें, जब से ये स्थिति विश्वविद्यालय में हो गई है, फीस वृद्धि 2 गुनी 4 गुनी हो गई है। फीस वृद्धि पर जब कोई छात्र आवाज उठाता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाता है। अभी आप रिसेंटली में 57 दिन तक लगातार छात्र अनशन पर बैठे रहे। उनको सिर्फ गलती इतनी थी कि वो तीनों छात्र सिर्फ आवाज उठाने गए थे कि फीस वृद्धि क्यों की जा रही है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी जो है। वर्तमान में इसके पूर्व में कभी निष्कासन तो जैसी समस्या नहीं होती थी। ओके, ठीक है। दुर्गेश जी, एक छात्र ने जो कुछ समझा है और जितना आप छात्र को समझ पाए हैं, अब आप अपनी बात रखें, अब आप खुल के रखें। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी। मुझे लगता है उससे 10 साल पहले से लखनऊ यूनिवर्सिटी में चुनाव बंद हो गया था। अंतिम जो चुनाव था उसमें अध्यक्ष आंसू नाम के कोई व्यक्ति थे, मैं उनका पूरा नाम नहीं जानता हूं। उसके बीच में सपा की भी सरकारें रहीं, बसपा की भी सरकारें रहीं, चुनाव तब नहीं हुए। तो खाली छात्र संघ के चुनाव नहीं किए इसलिए ये विरोध में, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब बीजेपी ने बस इतना किया है कि जो परंपरा पहले चले इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। अगर इन्हें कोई आंदोलन छात्र संघ चुनाव को लेने के एबीवीपी से थे आशु जी, विधायक भाजपा से। अरे यहाँ सब एबीवीपी के ही होते हैं भाई। लखनऊ में ज्यादातर देश में सबसे बड़ा छात्र संगठन एबीवीपी है ना। अब ये है कि वो झपटी बजा के माँ बहन की गालियां नहीं देते चौराहों पे, तो उनको देख नहीं पाते लोग। और जहां तक ये भी सपा के प्रवक्ता ने बताया कि गालियां नहीं दी गई, ब्राह्मण होते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की सरजमीन पर कभी किसी को माँ बहन की गालियां नहीं दी गई। आप अपनी बारी को बोलिए। राजेंद्र सिंह थे, वो ना तो चित्पावन ब्राह्मण थे, ना वो महाराष्ट्र के थे, वो उत्तर प्रदेश के थे, इलाहाबाद के थे और ठाकुर थे जाति के।
तो ये जो हर जगह जातिवाद का एंगल घुसेड़ना, समाज में विद्वेष पैदा करने वाली बात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप पहले ठीक से स्टडी कर लीजिए। और जहां तक है कि संगठन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको शायद कानून का पता नहीं है। 2 बार कांग्रेस सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाया, और अगर ये बात फिर सिर्फ वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट उसको कभी वैलिडेशन न देती और आज वो चल ना पाता। ठीक है। तीसरी बात ये है कि जैसे 17 साल पहले छात्र संघ का 17 से पहले छात्र संघ का चुनाव कब हुआ था, आप बता सकते हैं क्या मुझे? जितने लोग बैठे हैं कब हुआ था 2017 से पहले? ठीक है, वो पॉइंट आपने रख दिया। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है। ठीक है, अब किस लखनऊ के किस कॉलेज में चुनाव हुआ? वो ठीक है, मैं अब इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं शरद जी अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति है इसमें एक बात तो है कि चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, नहीं शरद जी ये बात को स्पष्ट कर दें कि चितपावन ब्राह्मण वाले जो बात इन्होंने कही है, इन्होंने किस उद्देश्य से कही? शरद जी ये बात तो उनसे जब जवाब लेंगे तभी तो निकलेगा। हमेशा चितपावन ब्राह्मण वो होता ठीक है, आपने रज्जू भैया का आपने जिक्र कर दिया, अब जाने तो दीजिए, सवाल तो आने दीजिए ना। नहीं, आपको जानकारी नहीं तो कितना ज्यादा क्या बोलने की जरूरत है? आपको जो पता होना चाहिए वो बताइए। किससे कह रहे हैं आप? हमसे कह रहे हैं कि शरद जी से पूछ रहे हैं? शरद जी से ही पूछ रहे हैं ना, तो शरद जी तक मैं जाऊं तो? शरद जी से पूछ रहा हूं कि राजेंद्र जी भैया तो हम ही लेके जाएंगे आपको, कोरियर बॉय हम ही है इस समय, हम ही मॉडरेट कर रहे हैं चर्चा को, हम ही लेके जाएंगे आपके सूत्रधार हैं, आप ही सूत्रधार। हाँ तो वही ठीक, इसीलिए हम कह रहे थोड़ा आप सब्र करेंगे तो हम पहुंचे वहां तक। आप ही सूत्रधार हैं, कुछ कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है? शेखर जी हम लोग आपके ही जवाब कम्युनिकेशन समस्या, आवाज ठीक से नहीं आ रही, मुझे क्षमा करें किसी बात के लिए। बाकी वो शरद जी मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि पार्टी कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, देखिए राजनीतिक लिहाज से किसी संवाद के कई आधार हो सकते हैं, उसके अलग अलग विश्लेषण किए जा सकते हैं, जैसा हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हमारी पीढ़ियों में एक गैप है। मेरा सवाल शरद जी से है, दुर्गेश जी की आवाज को थोड़ा सा रोकिए। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि पीढ़ियों में जिस तरीके का गैप है, क्या आपको लग रहा है कि, मैं कह रहा हूं कि संगठन कैसा है, क्या है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक संवाद की प्रक्रिया अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है तो क्या उसमें भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत है? भाई ये ठीक है, अब ग्रैंडफादर से एक लड़का जो 20-21 साल का है, 18 साल का है, वो क्या बात करेगा? जो करेगा वो सामने है, ग्रैंडफादर भी क्या बात करेगा? मैंने इसीलिए चर्चा की शुरुआत में कहा कि इस तस्वीर में मोहन भागवत और इस बच्चे का जो रिश्ता है, अगर टेक्निकली देखेंगे तो जनरेशनल गैप के हिसाब से एक ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ में उनका पड़पोता बात कर रहा है। तो ये इस व्यवस्था में आप कैसे इस चीज को देखते हैं? क्या होना चाहिए? छोड़ तो आप, भाई आपकी सरकार बनेगी तो मोहन भागवत को भी आप निकाल थोड़ी देंगे देश से बाहर। बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं बहुत गहनता से इसका जवाब देता हूं। अगर आप अपने बच्चे को कोई व्यवहारिक ज्ञान या किसी सब्जेक्ट पे कुछ ज्ञान देना चाहते हैं तो आप उसी के उपयुक्त किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ उसका वार्तालाप कराएंगे, ताकि बच्चा को चर्चा करे, जिज्ञासा के बस अपने सवाल पूछे, जवाब ले, और जब वो वार्ता खत्म हो तो कुछ शिक्षा लेके जाए। अब आप मॉरल साइंस के लिए या हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए बाहर सब्जी वाला जा रहा हो और ठेला रुकवा के उसको तो बच्चे के साथ बिठाएंगे नहीं। दूसरी बात, अगर आप टीचर भी बिठाते हैं तो आप पहले ये जानकारी लेंगे ना कि उस टीचर का सब्जेक्ट में क्या नॉलेज है, क्या क्रेडिबिलिटी है, कितना गंभीर शिक्षक है, उसी के साथ तो बिठाएंगे। अब इनका जो क्रेडिबिलिटी उसके बारे में सुन लीजिए 30-40 सेकंड में। एक लोग कहते हैं आरक्षण पे विचार होना चाहिए और 3 दिन बवाल होता है देश में, तो दूसरा आदमी बाहर आता है, कहता आरक्षण तो जब तक मैं जीवित हूं आरक्षण नहीं समाप्त हो। एक कहता है मुसलमान सब पाकिस्तान बांग्लादेश भेज देने चाहिए, फिर वो दूसरे वाले बाहर निकल के आते हैं, बोले मुसलमान भी हिंदू है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसमें शक नहीं होना चाहिए। फिर एक आता है, कहता है ये जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं इनको सबको बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरा कहता नहीं नहीं हम पसमानदा सम्मेलन कराएंगे। अब इनका विरोधाभास जो मैंने आपको बताया ना, जैसे वॉलीबॉल का मैच होता है, हाँ, ठीक, दोनों टीम भी इनकी, रेफरी भी इनका, दर्शक भी इनका। चलिए ठीक। तो ये जो वार्ता हो रही है, शेखर जी बस जस्ट गिव मी 20 सेकंड। हाँ, ये जो वार्ता हो रही है, ये जो जैन जी ने जो भाजपा को बिल्कुल बुरी तरीके से सड़क पे घसीट दिया है ना, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को और संघ को बचाने के लिए करेक्टिव मेजर्स हैं, जान बचाने के प्रयास हैं, ये वार्ता के कोई प्रयास नहीं। चलिए ठीक है। संजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। संजय जी
आप अपना जवाब दाखिल कर दें। जी जी, देखिए पहले जो राउंड में बात हुई थी उसमें हमारे कर्नल साहब ने बहुत बात की थी। वैसे मैं कर्नल साहब का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। रियल जेनजी तो यही है, देश के लिए जीवन समर्पित किया है। जो फौज में रहा उससे बड़ा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है। भले ही हमारे वैचारिक अंतर विरोध हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कर्नल साहब ने एक बात कही थी कि चित पावन ब्राह्मण। देखिए पहले बात मैं एक बता दूं, संघ में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। क्या आपने अखिलेश यादव जी से पूछा कि आज की डेट में पीडीए में पीडी क्या बता रहे हैं? वो ब्राह्मण की तो बात कर रहे हैं। भाई चित्पावन ब्राह्मण हो, चाहे हमारे शेखर जी हैं, त्रिवेदी हैं, पांडे हैं, मिश्रा हैं, तो भैया सब एक ही। आप कहां ब्राह्मणों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं भाई? दूसरी बात, अगर आप चित्पावन ब्राह्मण पे आपको आपत्ति है तो आपके तो परिवार में जो सपा परिवार है, खाली सफाई का यादव परिवार ही काम है, तो फिर आप को कोई मॉरल राइट नहीं बनता है इस पे बात करने के। फिर मैं कहता हूं संघ में तो जाति की कोई परंपरा ही नहीं है, सब अपना कोई जाति सूचक शब्द नहीं लगाते हैं। देखिए मैं एक आपको कहना चाहता हूं शेखर जी, देखिए हमारे संघ के सबसे बड़े आइडियोलॉग स्वामी विवेकानंद हैं। मैं बहुत पॉजिटिव दिशा में, क्योंकि और रही बात जो ये बार बार कहते हैं जेनजी से घबरा गए, साहब घबराया नहीं है। जेनजी आज भी मोदी जी के साथ है, और सबसे बड़ा छात्र संघ संगठन जो है एबीवीपी, वो संघ का ही है, संघ का ही है। सबसे बड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा संगठन है। हमारा मजदूर संघ उसी के साथ जुड़ा हुआ है संघ से, तो संघ का बहुत बड़ा संगठन है। तो उसमें आप परेशान ना हो कि आपके साथ जुड़ेगा, राहुल जी के साथ तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि युवा इस देश का स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है। स्वामी जी ने 2-3 बातें कही थी कि आत्मविश्वास, निडरता, कर्मठता, चरित्र निर्माण। जो स्वामी विवेकानंद हमारे संघ के बहुत बड़े आइडियोलॉग हैं, हम उन्हीं के विचार को लेकर चलते हैं। हमारे आदर्श जो दुर्भाग्य से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनको स्थान नहीं दिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव प्रसाद, जो जितने क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस, जेनजी के वो आदर्श हैं। और फिर मैं एक बात कह के बात समाप्त करता हूं। हाँ। जेनजी के जहां भी आंदोलन हुए शेखर जी सफल नहीं हुए हैं। नेपाल में देख लीजिए आप, श्रीलंका में क्या स्थिति है। अगर भारत ने सपोर्ट नहीं किया होता, जो $4 बिलियन की सहायता ना की होती, क्या श्रीलंका सस्टेन कर पाता? बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए। तो जेनजी जो है, जो देशभक्त जेनजी है, मैं फिर क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, जंतर मंतर में 2 क्लास आए थे। एक वास्तव में जेनजी थे जो नीट के एग्जामिनेशन में बैठे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो हिंदुत्व के खिलाफ था, सनातन परंपरा के खिलाफ था, जो गालियां दे रहा था, जो लोकतंत्र के मंदिर में आग लगाने की सोच रहा था, जो एक वर्ग विशेष के लोग थे, वो सब आइडेंटिफाई हो गए हैं। तो बहुत ठीक है, मेरे ख्याल से आपने अपना पॉइंट रख दिया है। आप लोग ठीक है, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। रत्ना जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी जैसे अलग अलग जगहों पर जाते हैं, युवाओं के साथ में संवाद करते हैं, जिस तरीके का ये जो संवाद हुआ है, तो ये बात भी आई थी जब जेन-ज़ी का आंदोलन हुआ कि ये जनरेशन के साथ में थोड़ा सा बीजेपी या संघ का गैप बना है। तो अभी ये जो गैप पाटने की जो कोशिश, मान लेते हैं इसको कोशिश ही है, चलो आप, तो अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो क्या उससे आपका जो राजनीतिक टारगेट है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है? या आपको लगता है कि ये जो जनरेशन, मतलब मिलेनियल तक तो ठीक है, मामला इनका चल गया, जिनके वोट से यहां तक पहुंचे 14 में, या अभी 26 चल रहा है यहां तक, लेकिन इससे आगे गिरा आसान नहीं है? जी, सबसे पहले तो मैं संजय भाई का थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दूं, मेरा काम और नैतिक दायित्व बनता है। मेरे राज्यों में, कांग्रेस के राज्यों में इन्होंने लिटरेसी पूछी थी। केरल में 95%, हिमाचल में 84.8%, कर्नाटका में 76%। PLFS का डेटा है 2023-24 का। इसके बाद भाजपा के राज्यों में बता देती हूं, उत्तर प्रदेश में मात्र 75%, बिहार में केवल 68% और हरियाणा में 70%। पूरे भारत का एवरेज 80% है, और ये पूरे भारत से बिलो परफॉर्मर्स हैं। तो गाल बजाना अलग है, शिक्षा की बात अलग है। हमारी डिग्री नकली नहीं आपको, लेकिन बोलना पड़ेगा। आप शांति से सुनिए। बीमारू राज्य था आपके समय में, और आपके इंडिया अलायंस के समय में बीमारू राज्य था।
जिसको योगी जी आज आगे निकाल के लाए हैं, आज दूसरे नंबर पर है। ठीक है संजय जी, तो स्वीकारिए। मेरे लिए नियम होते हैं। संजय जी बात खत्म होती है, मैं बोलूंगी नहीं। अरे मैं आवाज ही नहीं जा रही मेरी। मैं संजय नहीं बोलूंगी, माफी चाहती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं। बात खत्म। ठीक संजय जी, नो नो, सारा नियम सिर्फ एक पर, और ये लोग लगातार उपद्रव और अत्याचार करेंगे और अलाउड होगा तो मैं नहीं बात कर सकती, सॉरी। इसलिए ही इनके साथ ना पढ़ा लिखा लोग है ना जंजी जाएगा। इस आक्रामक शैली का ही विरोध है। इस कट्टरता से ये बोल रहे हैं, ये मान ही नहीं सकते भाई। गजब के अनुशासनहीन लोग हैं। ठीक है संजय जी, देखिए दो चीजें, गजब के अनुशासनहीन लोग हैं। दो चीजें हैं। मैं ये चाहता हूं कि शेखर वार्ता में जो हम लोग को 40-45 मिनट मिलते हैं उसमें ऐसा आंदोलन ना खड़ा हो जाए कि ये चीजें इस रूप में आए। जिस तरीके की स्थिति है, रत्ना जी आप अपनी बात पूरी करें। मुझे लगता है शायद संपर्क टूटा है। शरद जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, या इसमें कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं लगती है? क्योंकि ज्यादातर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हैं वो आमतौर पर आती ही आती हैं किसी भी पार्टी से। मंतव्य और गंतव्य का सीधा रिश्ता है। जैसा मंतव्य होगा वैसे ही गंतव्य चुना होगा। अभी ये अपना गंतव्य, अपनी सत्ता को बचाने के प्रयासों में है। हम इस बदलाव के प्रभाव में है कि हम इनको बदलेंगे, रूढ़िवादी चीजों से बाहर निकालेंगे। हमको वो बच्चे नहीं पैदा करने जो 15-16 साल की उम्र में ये तय कर लें कि हमें शादी नहीं करनी, हम किसी संगठन का प्रचार मंत्री बनेंगे। हमें वो बच्चे पैदा करने हैं जो अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी सर्विस करें, बढ़िया गाड़ी खरीदें, बढ़िया घर खरीदें, आनंददायक जीवन बिताएं, सैटरडे संडे मूवी देखें, पिकनिक घूमने जाएं और परिवार में खुशहाली लाएं, अपने बच्चों को सौहार्द और समाज सिखाएं। हमें वो बच्चे तैयार करने हैं जिनके घर में है नहीं, बुरा मत मानिएगा, जिनकी आज व्यवस्था ही यही है। बोलते वो 15-16 साल के बाद जीवन भर समर्पित हो जाते हैं। जिनके परिवार नहीं है वो क्या परिवार की व्यवस्था जानेंगे, क्या वो बच्चों के सपने जानेंगे, क्या देश दुनिया की तरक्की की बात करेंगे? हम परिवारवादी हैं और परिवार चाहते हैं, प्रोग्रेसिव परिवार। दुर्गेश जी से मैं एक छोटी सी टिप्पणी ले लेता हूं। ठीक है दुर्गेश जी, आखिरी एक टिप्पणी आप कर दीजिए। तो मतलब इनके हिसाब से शरद जी के हिसाब से जो 15-16 साल की उम्र में जो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, मदन लाल ढींगरा जो फांसी चढ़ गए, वो सब कबाड़ लोग थे, वो ट्रैश थे। ये मेटेरियलिस्टिक लोग जो मतलब इनको पिकनिक मनानी, ये सब कुछ देश में करेंगे। और जो कहना ना कि इनको क्या सिखाना है, जैसा मंतव्य होगा वैसा गंतव्य होगा, ये क्या मॉरल का ये बताएंगे? इनकी पार्टी के तो मुखिया ने अपने बाप को मन से धक्का देकर नीचे उतार दिया था, जबरन एक तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो ये हमको बताएंगे कि नस्लों के बीच में, जनरेशन के बीच में मॉरलिटी क्या होती है। इनके आइडियल कौन है जिन्होंने अपने पिता को धक्का देकर मंच से उतार दिया था? और इनके हिसाब से पिकनिक करना और ये सब बहुत बढ़िया चीज है, मगर जो लोग बलिदान हो गए देश के लिए 15-16 साल की उम्र में, खुदीराम बोस को 14 साल की उम्र में फांसी हुई थी, तो इसका इनका मतलब है कि उनका जीवन बेकार था। इनका जीवन ठीक है, मेरे पास आज समय इतना ही है। हाँ 10 सेकंड आपके। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा था आपको चाहिए ही होगा। माफी वीर पूजकों से देशभक्ति पे ज्ञान नहीं चाहिए। दूसरी बात, अटल बिहारी जी को 600 लोटे में भर के डीजे के साथ पूरे देश में घुमाने वाले बाप और पिता की इज्जत ना सिखाएं हमें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, रत्ना जी, शरद जी, अभिषेक, दुर्गेश जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज चर्चा में वक्त इतना ही था। राजनीति करने वाले राजनीति ही करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से चर्चा में अलग अलग पार्टियों की तरफ से उनके प्रवक्ताओं ने अपना वक्तव्य रखा है, किसी को भी बीजेपी से इतर, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, यह कतई पसंद नहीं आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जेन जी के बीच में अगर इस तरीके का कोई संवाद होता है और अपनी तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन इस चर्चा में जो महत्वपूर्ण बात आई है वो ये है कि हमारे राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंचने के लिए हर पीढ़ी को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं बार बार कि इस तरीके के संवाद हमारे घरों में होते रहे हैं। पीढ़ियों के जनरेशन गैप
3-3, 4-4 पीढ़ियों के लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते हुए दूर करते रहे हैं। यह चूक राजनीतिक दल आज किसी से हुई है, कल किसी से भी होगी, दूसरे दल से भी होगी, क्योंकि सत्ता के आगे, सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस तरीके से आप दौड़ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, और कई बार वो जनरेशन ही छूट जाएगी जिससे आपकी भविष्य की राजनीति तय होनी है। यही हुआ है। एक्स तक और मिलेनियल तक भी आप अपने आप को जोड़े रहे, लेकिन यह कम होता है कि बच्चा अपने बाबा से बात कर पाए, बाबा के बाद पर बाबा से बात कर पाए। बाप के पास समय नहीं है, मां के पास समय नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए। या तो वो क्रच में पल रहा है या नौकर चाकर के भरोसे पल रहा है। संयुक्त परिवार खत्म हो चुके हैं। एकल परिवारों के इस दौर में इस तरीके के संवाद अक्रॉस द पार्टीज होने ही चाहिए। ये इस देश के लिए अच्छा है, इस समाज के लिए अच्छा है। वरना ये मत भूलिए कि जमीन जायदाद संपत्ति के लिए पढ़े लिखे परिवारों में भी बच्चे अपने मां बाप का कत्ल कर रहे हैं। ये खबरें भी आ रही हैं। हमारी चिंता, आपकी चिंता इस बात पर भी होनी चाहिए। सरकार तो हम चुन ही लेंगे। नमस्कार। और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देश आज की जो युवा पीढ़ी है उनको भ्रमित करने के लिए बहुत सारा रास्ता है। डैमेज कंट्रोल इसी को कहते हैं, जब नुकसान हो जाए कैसे डैमेज हुआ तो कंट्रोल किया जाए। हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। कंट्रोवर्सी है नौजवानों को लेकर उनके मन में,